नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टीबी क्लासेस पर। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हो कि हमने हमारे चैनल पर थोड़े दिन पहले जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है बीएससी बीएड फाइनल ईयर की, उसकी जो पहली यूनिट थी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसके मैंने फ्रेंड्स नोट्स बनाए थे और वो अपलोड भी किए थे। तो फ्रेंड्स, वो वीडियो आपने देखे ही होंगे और कुछ बच्चों का कमेंट भी था कि हमें और यूनिट्स के नोट्स चाहिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हो कि एग्ज़ाम में अब ज़्यादा टाइम तो है नहीं, तो मैं खुद से नोट्स तो नहीं बना सकती, लेकिन मैं क्या करूँगी फ्रेंड, जो आपकी बुक है उसी का मेरे पास ये पीडीएफ है और जितना हो सके मैं इजी भाषा में समझाने की कोशिश करूँगी। तो अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आगे इस प्रकार के जो नोट्स हैं वो आपको चाहिए या नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको डायरेक्ट बुक से ही समझाऊँगी। ठीक है, और कोई एक्स्ट्रा बात होगी तो मैं आपको बता दूँगी। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें जो पहली यूनिट तो थी एनएमआर, जो कि हमने देख ली थी, और आज हम देखेंगे इजी। फ्रेंड्स, क्या होता है ना कि हम अगर पढ़ेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि 5 की 5 यूनिट ही आप पढ़ लोगे। होता है ना कि 2-3 अगर आप यूनिट अच्छे से तैयार कर लेते हो तो भी आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में ये हम देखेंगे यूनिट 5, जो कि बहुत ही छोटी यूनिट है और बहुत ही इजी यूनिट है। ठीक है फ्रेंड्स, जिसका नाम क्या है, वसा, तेल, अपमार्जक और संश्लेषित बहुलक। तो फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, मैं डायरेक्ट बुक से ही पढ़ाऊंगी आपको और 4-5 वीडियो में ये यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी। तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो प्राकृतिक वसा होती है वो होती क्या है, या जो इसका जो निर्माण है वो किन किन से होता है। तो फ्रेंड, जो प्राकृतिक वसा होती है उसका निर्माण किससे, ग्लिसरॉल से और उच्च अणुभार वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों से होती है। यानी फ्रेंड, जो ग्लिसरॉल होते हैं वो उच्च अणुभार वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ क्रिया करेंगे और क्या बनाएंगे, एस्टर बनाएंगे, जिससे क्या बनेगी, वसा बनेगी। ठीक है फ्रेंड्स, और वसा का दूसरा नाम क्या है, ट्राइग्लिसराइड, यानी वसा को ट्राइग्लिसराइड भी बोलते हैं। तो पहले आप ये देख लो कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है वो क्या होता है, COH, और उच्च अणुभार वाले जिसमें कार्बन की संख्या बहुत ही ज़्यादा होती है, और एस्टर क्या होते हैं, COR। मैं आपको आगे एक इमेज के थ्रू बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखो, अगर मान लो हमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है 1 नंबर में कि वसा का एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या है, तो अगर हम ये वाला बनाते हैं ना तो एकदम एग्जैक्ट फॉर्मूला यही है कि CH2O C डबल बॉन्ड OR, यानी उच्च अणुभार वाले हैं जिनमें कार्बन बहुत ही ज़्यादा है। और ये क्या है फ्रेंड्स, ग्लिसरॉल की स्ट्रक्चर, CH2OH, बीच में एक और कार्बन, फिर नीचे है अल्कोहल समूह और HOH, यानी ये ग्लिसरॉल है और ये क्या है, वसा है। और परिभाषा में हमें क्या कहा गया था कि जब ग्लिसरॉल उच्च अणुभार वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल, अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल है इसका यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन, और ये कार्बोक्सिलिक अम्ल इस ग्लिसरॉल से क्रिया करके ये क्या बनाते हैं, वसा बनाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, ट्राइग्लिसराइड। ठीक है फ्रेंड्स, तो यानी हमें अगर वसा का नॉर्मल स्ट्रक्चर पूछे तो आपको ये वाली बनानी है। ठीक है, तो देखो ये नीचे वाली परिभाषा कि जब उच्च अणुभार वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों की क्रिया अगर हम ग्लिसरॉल के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है, ट्राई एस्टर, और उन्हें क्या ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं। वही क्या है, प्राकृतिक वसा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम उसके टाइप देखेंगे कि ग्लिसरॉइड जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं या फिर वसा कितने प्रकार की होती है। तो पहले आप देखो फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ा बताती हूँ, वो आप याद कर लो, फिर आगे वाला चैप्टर आपका बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप जानते हो कि अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो आपको फॉर्मूले तो पढ़ने ही होंगे, तो आप बस ये 3 याद रख लो, बाकी आपका काम हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या होता है, APS। ठीक है, A की बात करें तो ऑलिक अम्ल, P की बात करें तो पामेटिक अम्ल, और S की बात करें तो स्टेरिक अम्ल। इनके बस आपको फॉर्मूले याद करने, यानी ऑलिक अम्ल का क्या फॉर्मूला है, C17H33 COOH। पामेटिका, आप पामेटिका तो ऐसे याद रखना, प से 15 और C भी 15। ठीक है फ्रेंड्स, तो पामेटिका क्लियर हो जाएगा, C15H31 COOH। फिर आता है स्टेरिक, C17H35। कुछ नहीं करना है, इसमें 2 कम कर देना, 35 से 2 कम करोगे तो ऑलिक, और जो ये स्टेरिक में होता है C17H35। तो फ्रेंड्स, ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा।
ये फॉर्मूलाज आप याद रखना फ्रेंड्स, आगे मैं आपको वापस पूछूंगी, ठीक है। अब बात करें अगर हम टाइप्स की, तो जो ग्लिसरॉइड होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है सरल ग्लिसरॉइड, उसमें क्या होता है कि वे वसाएं जिनमें एस्टर के निर्माण में जो संयोजित होने वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल, यानी वसा किससे बनती है, ग्लिसरॉल प्लस कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या बनाएंगे, एस्टर, और उसे हम क्या बोलेंगे, वसा। तो यहाँ बोल रहे हैं कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल वसा के निर्माण में भाग ले रहे हैं ना, वो क्या होंगे, एक समान होंगे, यानी उनकी जो प्रकृति होगी वो समान होगी। कैसे फ्रेंड्स, मान लो अगर हमने पामेटिक अम्ल लिया है यानी C15H31, तो मतलब तीनों ये जो लाइन होती है ना, ये तीनों, मैंने आपको वसा का फॉर्मूला बताया था नॉर्मल वाला, अगर वो आपको याद है तो आप ये 2 मिनट में बना लोगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसमें क्या है कि इन तीनों में देखो पामेटिक अम्ल ही लिया है, यानी जो कार्बोक्सिलिक अम्ल वसा के निर्माण में भाग ले रहे हैं वो सभी क्या है, एक समान है। ऐसा नहीं है कि हमने पामेटिक अम्ल ले लिया, ऑलिक भी साथ में ले लिया, ऐसा नहीं करना है। तो यानी सरल ग्लिसरॉइड कौन से होते हैं, जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल जो भाग ले रहे हैं वो क्या है, समान है। तो फ्रेंड्स देखो, मैं आपको ये 3 स्ट्रक्चर तो नीचे नहीं बना सकती, मैं मतलब मोबाइल से ही पढ़ाती हूँ, तो आप ऐसे समझ लेना कि नॉर्मल वसा का हमने क्या फॉर्मूला देखा था, CH2O COO R। ऐसे हमें क्या करना है, उच्च अणुभार वाले लेने हैं तो ये 3 होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो फिर क्या होता है कि हमें कुछ नहीं करना है, सरल ग्लिसरॉइड बनाता है तो जो R होता है उसके स्थान पर हमने जो ये 3 देखे ना, स्टेरिक, ऑलिक, पामेटिक, इन तीनों में से किसी एक को लिखना है। तो सरल ग्लिसरॉइड को कौन से हुए, जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल समान होंगे। तो यहाँ R की जगह आप C15H31, यहाँ भी 1531 और यहाँ भी 1531, ये क्या बन गए, सरल ग्लिसरॉइड। और इसकी जगह आप अगर ऑलिक लेना चाहते हो तो आप C17H33 लिख देना। तो ये तो हो गए सरल ग्लिसरॉइड। अब आगे हम देखेंगे मिश्रित। फिर अगला है कि मिश्रित ग्लिसरॉइड। ये तो फ्रेंड्स आप पता लगा लिया होगा कि उसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल समान भाग ले रहे थे, और इसमें कौन से भिन्न भिन्न भाग लेंगे, यानी एक में आप पामेटिक ले लो तो दूसरे में ऑलिक लेना पड़ेगा, या फिर तीसरे में वापस स्टेरिक ले लो। कुछ भी करना है, हमें समान नहीं रखना है। जहाँ पर ये तीनों जो समान थे ना फ्रेंड्स, वो समान ना रख के इनको क्या करना है, अलग अलग रखना है। जैसा कि इस स्ट्रक्चर में बताया है कि देखो इन्होंने क्या, ऊपर तो देखो पामेटिक ले लिया C15H31, और वापस दोनों में क्या ले लिया, ऑलिक ले लिया। तो इनका फॉर्मूले का नाम क्या हो गया, पामीटोडाईओलियन, यानी एक बारी पानीटो है, दूसरी बारी डाईओलियन है। और देखो इन तीनों में चेंज कर लिया। फ्रेंड्स जितना हो सके मैं आपको इजी वे में समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो आप थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है फ्रेंड्स। फिर अगली लाइन है फ्रेंड्स के वसीय अम्लों में जो सबसे अधिक वसा की मात्रा होती है वो किस में होती है, ऑलिक अम्ल में, फिर पामेटिक अम्ल में, फिर स्टेरिक अम्ल में। ये तो हमने पहले ही देख लिया कि हमें क्या याद रखना है, APS, यानी A में सबसे ज़्यादा वसा की मात्रा, उसके बाद में P में, और उसके बाद में S में। और आपको इन तीनों के क्या फॉर्मूले भी याद करने हैं, ठीक है फ्रेंड्स। बड़ा ही ईजी चैप्टर है, अगर एक बार आप ध्यान से समझोगे ना तो मतलब इससे क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो फिर आगे हम पढ़ेंगे कि वानस्पतिक स्रोतों के खाद्य व औद्योगिक तेल। ये तो बस थ्योरी है, आप देख लेना कि वनस्पतियों से प्राप्त होने वाले जो तेल होते हैं वो जाहिर सी बात है खाने योग्य होते हैं, जैसे कि जिन्हें वनस्पति खाद्य तेल बोलते हैं, क्योंकि वनस्पति से प्राप्त होते हैं। इसमें जो तेल होते हैं वो जड़ों से, बीजों से और फल से प्राप्त किए जाते हैं। जैसे कि फ्रेंड जो तिल होते हैं उनके बीजों से हमें तिल का तेल प्राप्त होता है, सरसों का प्राप्त होता है, मूंगफली का, सोयाबीन का, ठीक है फ्रेंड्स। फिर अगला है कि वसीय वानस्पतिक स्रोतों के जो खाद्य तेल होते हैं वो ग्लिसरॉइड के उच्च वसा अम्ल होते हैं। अभी हमने पढ़ लिया, एक बार फिर दोहरा रही हूँ कि वसा किन से बनती है, ग्लिसरॉल प्लस उच्च अणुभार वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल क्रिया करके क्या बनाते हैं, एस्टर, और उसे ही हम क्या बोलते हैं, वसा। क्लियर। फिर अगला है कि वानस्पतिक स्रोतों से जो खाद्य तेल है वो वसीय उच्च वसीय अम्ल होता है। पता है कि वनस्पतियों से प्राप्त जो तेल होते हैं वो औद्योगिक क्षेत्र में भी उपयोगी होते हैं। कि फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि हम वो सिर्फ खाने में यूज़ लेते हैं, उनका और भी उपयोग होता है। जैसे कि जो नारियल तेल है उससे क्या बनती है, मोमबत्ती और पॉलिश, और सरसों के तेल से औषधियाँ बनती है, मूंगफली के तेल से वनस्पति घी का निर्माण होता है। फ्रेंड्स जो हम डालडा घी लेके आते हैं ना, जो कि गायों वगैरह को दिया जाता है, तो वो किसे, मूंगफली के तेल से बनता है, ठीक है फ्रेंड। जो भी लोग इस वीडियो को देखें वो एक बार ही कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको समझ आ भी रहा है या नहीं, ठीक है।
फिर हम पढ़ेंगे सामान्य वसीय अम्ल ग्लिसरॉइड। मैं आपको मतलब ऐसा भी नहीं है कि कुछ चीज़ें स्किप करा दूंगी, बिल्कुल पूरा का पूरा चैप्टर होगा, ठीक है। तो फिर आगे क्या है कि समस्त वसाएं कार्बोक्सिलिक अम्ल और ग्लिसरॉल के ट्राई एस्टर होता है, ये हमने पढ़ लिया। इन वसा में क्या होता है कि संतृप्त कार्बन और असंतृप्त कार्बन परमाणु सीधी श्रृंखला में भी जुड़े होते हैं और एक वलय रूपी संरचना भी बनाते हैं। यानी ये जो होता है ना वसा, वो एक सीधी श्रृंखला में भी जुड़ सकते हैं और कुछ वलय भी बना सकते हैं। अगर हम बात करें वलय नुमा संरचना की, तो एक ही उदाहरण है मालवेलिक अम्ल का, ठीक है फ्रेंड्स। ये तो आपको याद करना ही होगा, ऐसा तो है नहीं कि मैं फॉर्मूले में आपको कोई ट्रिक बता दूं। एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि मालवेलिक अम्ल की स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो आप ये बना लोगे। उसमें क्या करना है कि आप जानते हो कि जो वसा होगी उसमें काफ़ी सारे कार्बन होंगे, तो CH2 का 7, फिर बीच में ये स्ट्रक्चर, फिर वापस CH2 का 6 और COOH। क्लियर। फिर अगला पॉइंट है फ्रेंड्स कि देखो जो तेल होते हैं, तेलों में असंतृप्त वसा अम्लों की मात्रा अधिक होती है। तो फ्रेंड जो ऑयल होते हैं उसमें जो असंतृप्त का मतलब हमेशा याद रखना कि जो कहीं भी असंतृप्त वर्ड हो ना, उसका मतलब होता है या तो डबल बॉन्ड की बात हो रही है या फिर ट्रिपल बॉन्ड की बात हो रही है। और जहाँ अगर संतृप्त की बात होता है तो सिंगल बॉन्ड। ये तो आपको हमेशा याद रखना है कि संतृप्त मतलब सिंगल बॉन्ड, ऐसे याद रखना, स से संतृप्त और स से सिंगल, और असंतृप्त मतलब या तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो क्वेश्चन ये है कि जो तेल होते हैं उनमें असंतृप्त वसा अम्ल अधिक होते हैं, यानी तेलों में हमेशा क्या होता है डबल बॉन्ड। जब उन तेलों को वसा में बदलते हैं तो क्या होता है सिंगल बॉन्ड बनता है, जबकि वसाओं में संतृप्त वसा अम्लों की मात्रा यानी सिंगल बॉन्ड ज़्यादा होता है। वसा का गलनांक कुछ होता है, कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में मिलती है। ये तो बात हमने पहले ही की कि जो वसा होती है वो कमरे के ताप पर जमी हुई होती है, यानी ठोस अवस्था में मिलती है, जबकि जो तेल होते हैं वो कैसे द्रव अवस्था में मिलते हैं। वसा अम्लों की श्रृंखलाओं में द्विबंध की मात्रा जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, अणु की विकृति उतनी ही अधिक होगी। कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि जो वसा अम्ल होते हैं उनमें जितने ज़्यादा डबल बॉन्ड की मात्रा होगी, अणु में जो विकृति होती है वो उतनी ही ज़्यादा होती है। यदि किसी ट्राइग्लिसराइड में तीनों वसा अम्ल संतृप्त हो, संतृप्त मतलब सिंगल बॉन्ड, तो उनकी जो समिति होती है वो टेढ़ी मेढ़ी संरचना के रूप में एक दूसरे पर पैक हो जाते हैं, जिससे क्या होती है जो वसा होती है वो ठोस अवस्था में आ जाती है। आप इस स्ट्रक्चर से देख लो फ्रेंड्स। आप ऐसा मत सोचना कि ये बहुत ही ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट स्ट्रक्चर है, बिल्कुल नहीं है। आपको बस वो वाला फॉर्मूला है स्टीयरिक, मतलब इसमें कुछ नहीं है फ्रेंड। जो स्टीयरिक अम्ल जो हमने फॉर्मूला देखा था वो क्या था C17H35। तो आपको कुछ नहीं करना है। वसा का नॉर्मल फॉर्मूला क्या था CH2O C डबल बॉन्ड O और R। फ्रेंड्स इस R की जगह C17H35 लिखा है, लेकिन वो थोड़ा खोल के लिखा है। यानी अगर हम ये जो कार्बन काउंट करेंगे ना तो वो कितने कार्बन है 17, और ये हाइड्रोजन भी कितने हैं 35। तो कुछ नहीं लिखा है, जो स्टीयरिक अम्ल है उसे ही मतलब थोड़ा फैला के लिखा है। जो कार्बन हम नॉर्मली C17 लिख रहे हैं वो 17 ऐसे लिख दिए, और हाइड्रोजन कितने लिख दिए 35, जिसे मतलब ये संरचना समझा रही है कि जो ये वसा होती है वो मतलब आसानी से एक दूसरे पर पैक होती है और कैसी ठोस अवस्था दर्शाती है। ठीक है, ये आप ऊपर वाली एक बार स्ट्रक्चर देख लेना, बाकी सब तो ये क्या है रिपीट है। आगे वाला ये फ्रेंड्स ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लो इसमें से तो अगर कोई क्वेश्चन आ भी जाए ना तो हमारे पूरे में से पूरे नंबर आने ही है, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा जो इजी बात करें इस पूरे चैप्टर की तो वो यही है कि असंतृप्त तेलों का हाइड्रोजनीकरण। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आपने हाइड्रोजनीकरण कहीं तो पढ़ा होगा ना, क्योंकि ये तो 12th में भी था कि जो तेलों का हाइड्रोजनीकरण होता है वो क्या होता है। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि जो तेल होते हैं उनमें असंतृप्त वसा अम्लों की प्रतिशतता अधिक होती है। असंतृप्त मतलब डबल बॉन्ड, जो तेल होते हैं उनमें डबल बॉन्ड की मात्रा अधिक होती है। सामान्य ताप पर जो तेल होते हैं वो द्रव अवस्था में रहते हैं। तो क्या होता है फ्रेंड्स, निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाई प्रेशर पर अगर तेलों का हाइड्रोजनीकरण किया जाता है तो वो क्या करते हैं, संतृप्त अम्लों में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी जो तेल होते हैं वो वसा में परिवर्तित हो जाते हैं। अगर हम नॉर्मल परिभाषा की बात करें तो जो तेल होते हैं उनको
तेल में निकल उत्प्रेरक मिलाकर और उच्च दाब पर जब तेलों का हाइड्रोजनीकरण करते हैं तो वो किसमें, वसा में बदल देते हैं। और इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, तेलों का कठोरीकरण या फिर तेलों का हाइड्रोजनीकरण। क्लियर। और जो वनस्पति घी होता है यानी जो डालडा घी होता है उसका निर्माण इसी प्रोसेस के द्वारा किया जाता है। तो फ्रेंड्स वो जो निर्माण होता है वो कई स्टेप में होता है, वो हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स ये 4 स्टेप है। पहला पृथक्करण, दूसरा विरंजन, तीसरा निर्गंधीकरण और चौथा हाइड्रोजनीकरण। तो फ्रेंड्स पहले स्टेप में क्या होता है, पृथक्करण मतलब जो तेल होते हैं उनमें आंशिक रूप से मुक्त अम्ल होते हैं। तो फ्रेंड्स जो ऑयल होते हैं ना उसमें जो मुक्त अम्ल होता है जैसे कि H+ आयन वगैरह होते हैं, तो उन्हें पृथक करने के लिए कोई सार मिला देंगे, ठीक है, जिससे क्या होंगे, आपस में ये उदासीन हो जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, H और OH आपस में मिलेंगे और उदासीन हो जाएंगे। तो पहला तो यही पॉइंट हो गया पृथक्करण। तेलों में आंशिक मुक्त अम्ल होते हैं, उन्हें दूर करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं। क्लियर। फिर अगला विरंजन। अगर फ्रेंड्स हमें उन तेलों को विरंजन करना है तो जो जानते हो चारकोल होता है वहाँ पर कितने 348 से लेकर 353 केल्विन पर उनको जानते हो चारकोलों पर प्रवाहित करते हैं, जिससे क्या तेल विरंजित हो जाते हैं। फिर अगला निर्गंधीकरण। जो विरंजित तेल है उन्हें अति तप्त भाप से प्रवाहित करते हैं तो उनका निर्गंधीकरण हो जाता है, यानी कोई भी गंध वगैरह होती है तो वो दूर हो जाती है। फिर लास्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूरी प्रोसेस तो यही है, बाकी तो बस ऐसे ही है कि उपरोक्त तेल को एक ऊर्ध्वाधर लोहे की टंकी में डालते हैं, यानी जो इन तीनों प्रक्रियाओं से गुजर के आया जो तेल है उसे किसमें, एक लोहे की टंकी में डालेंगे और उसमें क्या गर्म लोहे की कुंडलियां लगी रहती है। इन कुंडलियों में भाप प्रवाहित होती है। अब क्या करते हैं, जो निकल उत्प्रेरक होता है उसकी उचित मात्रा मिलाएंगे और जो H2 गैस होती है वो 12 से 15 ATM दाब पर प्रवाहित करते हैं, जिससे क्या होता है, जो टैंक होता है उसका तापमान बढ़ने लगता है। यानी फ्रेंड्स एक लोहे की टंकी लेनी है, उसमें क्या लोहे की कुंडलियां लगी रहती है जिससे टंकी को गर्म किया जा सके। फिर उसमें निकल उत्प्रेरक और हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है। फिर आगे क्या है कि हाइड्रोजनीकरण के बाद पिघली हुई वसा को हम निकाल लेंगे और निकल उत्प्रेरक को भी फिल्टर पत्र से छान लेंगे, यानी जो फिल्टर पेपर है उससे हम निकल को तो छान लेंगे और जो पिघली हुई वसा है उसे भी निकाल देंगे और सुगंधित पदार्थ मिलाते हैं ताकि जो भी मतलब गंध बच सकी है वो भी मिटा दी जाए। ठीक है फ्रेंड्स, इससे जो प्राप्त वसा होगी वो रंगहीन होगी और ठोस होगी और उसे ही हम क्या बोलेंगे, वानस्पतिक घी। अगर हम स्ट्रक्चर यानी जो फॉर्मूले की देखें तो ये फॉर्मूला है, ये फ्रेंड्स देखो मतलब कोई बड़े फॉर्मूले नहीं है, ये वही फॉर्मूला है जो हमने 3 रटे थे। ट्रायोलियन मतलब C17H33, यानी उन्हें खोल कर रखा गया है कि जब तेल होंगे तो उनमें क्या होगा फ्रेंड्स, डबल बॉन्ड होगा। जो तेल होंगे ना उसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। हमें कुछ नहीं करना है, बस जो ये हाइड्रोजन हमें मिल रहे हैं वो एक इसको देते हैं और एक इसको देते हैं, बाकी मतलब जो स्ट्रक्चर है वो एज इट इज़ लिखी जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ नहीं करेंगे, बस ये डबल बॉन्ड की जगह एक सिंगल बॉन्ड लगा देंगे। क्लियर हुआ फ्रेंड्स। तो जो ट्रायोलियन है उसे हम किस में बदलेंगे, ट्राइस्टेरियन में बदलेंगे। तो ये जो तेल है वो किस में बदल जाएगा, वसा में बदल जाएगा। फ्रेंड्स एक बार मैं आपको वो वापस इमेज दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ थोड़ा बताना भूल गई कि ये जो ऑलिक अम्ल होता है ना वो क्या है, हमेशा याद रखना, जो ये ऑलिक अम्ल ऊपर वाला है वो क्या होता है, तेल होता है, और बाकी ये जो दोनों होते हैं वो क्या होते हैं, वसा होते हैं। मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि हाइड्रोजनीकरण जब हम लिखेंगे यानी कोई बड़े क्वेश्चन में, तो आपको मतलब जो क्रिया थी ना वो क्रियाविधि वो आपको लिखनी तो पड़ेगी। तो आप उसमें हमेशा क्या करना, ऑलिक अम्ल को तो तेल के रूप में लेना है, बाकी ये दोनों क्या है, वसा। तो हमें ऑलिक अम्ल को स्टीयरिक अम्ल में बदलना है, जिससे क्या होगा, तेलों का हाइड्रोजनीकरण होगा और हमें वसा मिल जाएगी। और ये फ्रेंड्स हमारे बुक में जो ये डायग्राम था वो भी हमने देखा। अगर आपको टाइम मिले या फिर बड़े वाले क्वेश्चन पार्ट सी का अगर क्वेश्चन है तो आप छोटा सा ये डायग्राम बना दोगे ना, तो मतलब जितने ज़्यादा हो सके उतने हमें नंबर मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस डायग्राम में और कुछ नहीं है, जो हमने प्रोसेस किया वही है। देखो कैसे कि देखो यहाँ पर तो हाइड्रोजन गैस 12 से 15 ATM दाब पर यहाँ से प्रवाहित हो रही है और ये भाप की कुंडलियाँ लगी हुई है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस है और यहाँ पर ये क्या है, पंप है फ्रेंड्स। और ये जो बीच में ये जो छोटे छोटे हैं वो क्या है, निकल उत्प्रेरक है। और ये मतलब ये जो उपकरण है वो क्या है, जो फ्रेंड्स
वसा जो तेल होती है उसे वसा में बदलने का उपकरण है। ये छोटा सा डायग्राम है, बहुत ही ईजी है। एक दो बार आप रफ में बना के देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम इतने ही नोट्स देखेंगे। आगे अगर आपको वीडियो पसंद आए या आपको थोड़ा भी समझ आए तो आप मुझे कमेंट में करना, तो मैं आगे वाले जो चैप्टर है वो भी समझाने की कोशिश करूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना।